नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब याद रखना है आप लोगों ने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली क्या है, चैप्टर 11 में हमने पढ़ा कि दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस, बार बार इनके अंदर रिपीटिशन पाई जाती है, बार बार अपनी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अब होता यह है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो बेसिकली 1 to 1 फंक्शन की सेंस में नहीं है जिसका अपना, क्योंकि जब फंक्शन 1 to 1 होता है ना तब उसका इन्वर्स 100% एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने क्या करना है और क्या बातें याद रखनी है, जितने भी हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, इनका एग्जैक्टली इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हाँ, अप टू सम एक्सटेंट अगर हम साइन, कोसाइन या टेंजेंट कोटेंजेंट वाले फंक्शंस को किसी एक लिमिट, किसी एक बाउंड्री के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो तब उस वैल्यू के अंदर या उस रेंज के अंदर, उस लिमिटेशन के अंदर उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिमिटाइज कर दिया जाता है, उस पर लिमिट लगा दी जाती है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गिवन फंक्शन। जैसे साइन फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन कब कहलाता है, इस लिमिट के अंदर -π/2 से +π/2 के दरमियान ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहलाता है। इसी तरह जो कोसाइन फंक्शन है वो किस लिमिट के अंदर प्रिंसिपल होगा, 0 से π के दरमियान, कि 0 से π एंगल के दरमियान ये वो लिमिट्स हैं जिनके अंदर इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इससे आगे या पीछे चले जाएंगे फिर इनका ग्राफ तो बनेगा, ये खुद भी फंक्शन कहलाएंगे, लेकिन उस रेंज में इनका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रिंसिपल फंक्शन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जब हम फंक्शन को लिमिट लगा के रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उतने पोर्शन में फंक्शन क्या होता है जी, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर इन ओरिजिनल फंक्शंस के ग्राफ बनाए तो पीरियोडिक ग्राफ बनते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो वो फंक्शन को एक पॉइंट पे नहीं डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या करती हुई जाती है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे साइन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरह से बन रहा होता है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करती है, कट करती है। कोसाइन का भी इसी तरह का ग्राफ बनेगा। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही होती है एक से ज़्यादा पॉइंट पर, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमने इन्वर्स को स्टडी करना है तो हमने इसको लिमिटेड कर दिया हो, ठीक है जी। फर्ज कर लें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट, इसमें लिमिटाइज कर दें तो आपका फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन बन जाएगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे टेबल के ज़रिए मैंने आपको मेंशन किए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हैं ना, उनकी लिमिटेशंस के वो किस हिस्से में मैक्सिमम वैल्यू देंगे, किस हिस्से में मिनिमम वैल्यू, और उसकी लिमिटेड वैल्यू पहले होगी, यानी प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन और रेंज पहले होगी, और फिर इन्वर्स की। इन्वर्स फंक्शन में आपको पता है डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। साइन का प्रिंसिपल फंक्शन जो है इसकी डोमेन आपने पहले पढ़ ली, -π/2 से +π/2, रेंज इसकी क्या है, -1 से +1। अब जब साइन इन्वर्स फंक्शन आएगा तो उसकी जो रेंज थी अब वो इसकी क्या बन चुकी है, डोमेन, और जो इसकी डोमेन थी वो इसकी क्या बन चुकी है, रेंज बन चुकी है। क्लियर होगी बात। फिर कोस जो है इसका प्रिंसिपल फंक्शन, इसकी डोमेन 0 से π तक थी, रेंज इसकी क्या थी, -1 से +1 तक। अब जब कोस इन्वर्स आएगा तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज थी, और जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी। ये बात बड़ी इजी सी आपने याद रखनी है। मेन कहने का मकसद ये है कि आपको प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, इन्वर्स की आप खुद ईजिली बना सकते हैं। इसी तरह टेंजेंट फंक्शन है, टेंजेंट की जो डोमेन हमने मेंशन की है, प्रिंसिपल कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 और +π/2 के दरमियान, -π/2 से +π/2 नहीं है, -π/2 और +π/2 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उसमें वो प्रिंसिपल फंक्शन है। इसकी रेंज क्या है, -∞ से +∞ के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। जब इन्वर्स पे बात आती है तो डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज किधर चली जाती है, डोमेन में चली जाती है। ये बातें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। कोटेंजेंट की बात करें तो कोटेंजेंट का प्रिंसिपल फंक्शन, उसकी डोमेन 0 से π तक है, रेंज उसकी क्या है, -∞ से +∞। ये 0 से प्लस जो पाई है उसके दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट 0 से π तक नहीं है, ठीक है जी। इक्वल टू का निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट इन्वर्स। इसमें जो इसकी रेंज थी अब वो इधर डोमेन बन गई,
और जो इधर डोमेन थी वो इधर क्या बन चुकी है, रेंज बन चुकी है। इसी तरह जो हमारे दूसरे सिंपल फंक्शन रह जाते हैं सीकेंड और कोसिकेंड। सीकेंड को लिमिटेड किया जाता है या प्रिंसिपल फंक्शन है वो 0 से पाई के दरमियान, लेकिन शर्त ये है कि x डज नॉट इक्वल टू π/2। x π/2 के इक्वल अगर होगा तो सीकेंड क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों, कोस 90 0 होता है तो सीकेंड 90 जो है वो 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए मेंशन कर दिया साहब। रेंज इसकी क्या है, सिंपल, -1 से लेस और उसके इक्वल, +1 से ग्रेटर और उसके इक्वल। अब जब इसका इन्वर्स बनेगा, इन्वर्स के केस में इसकी डोमेन यानी किस सेंस में चेंज हो जाएगी, ये इसकी रेंज थी, अब ये इसकी क्या बन चुकी है, डोमेन बन चुकी है, और जो इसकी डोमेन थी वो इसकी क्या बन चुकी है जी, हमारे पास रेंज बन जाएगी। क्लियर, इन बातों का आपने ख़ास किस्म का ख्याल रखना है कि डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। अब कोसिकेंट है, इसको हमने प्रिंसिपल फंक्शन बनाया -π/2 से +π/2 के दरमियान, x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी x एक्सिस पर ये चीज़ क्या हो जाती है, कोसिकेंट अनडिफाइंड, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोसिकेंट 0 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। रेंज इसकी क्या है, -1 से लेस और उसके इक्वल, +1 से ग्रेटर और उसके इक्वल। जब इन्वर्स में जाएगा तो जो इसकी डोमेन थी वो अब इसकी रेंज में चली जाएगी और जो इसकी रेंज थी वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर यूजफुल टू फाइंड द एंगल ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी किसी भी फंक्शन के लिहाज से आप जब उसका एंगल निकालना चाहते हैं तो बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूलाज हैं 13 चैप्टर के उनको डिस्कस कर लेते हैं। साइन इन्वर्स A प्लस साइन इन्वर्स B, इसमें साइन इन्वर्स आएगा, अगर इधर प्लस है तो इधर यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, और वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी, a² - b² प्लस b इधर आ जाएगा पहले और स्क्वायर रूट में 1 - a² आ जाएगा। इसी तरह साइन इन्वर्स A माइनस साइन इन्वर्स B है, साइन इन्वर्स ही आएगा, अगेन a² 1 - b² इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। कोस इन्वर्स के केस में क्या होता है, सेम वही चीज़ें पुरानी वाली कि अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। दूसरा, इधर जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको हम एक जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं और रेडिकल वाली वैल्यूज़ जो है उनको एक जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं। कोस इन्वर्स A प्लस कोस इन्वर्स B जो है वो किसके इक्वल आ गया, कोस इन्वर्स AB माइनस स्क्वायर रूट 1 - a² 1 - b²। इसी तरह जो माइनस में आ जाएगा तो कोस इन्वर्स AB, यहाँ पे क्या चीज़ बच जाती है, प्लस में, यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, प्लस में वैल्यू आ जाएगी। जब टेंजेंट इन्वर्स पर आते हैं, टेंजेंट इन्वर्स के केस में क्या होगा, टेंजेंट इन्वर्स के केस में हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स A प्लस टेंजेंट इन्वर्स B जो है, टेंजेंट इन्वर्स A साथ में क्या चीज़ बन जाती है, a प्लस बी ओवर 1 - ab, और अगर इधर माइनस आ जाएगा तो ऊपर माइनस और नीचे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कुछ डिडक्शंस हैं जो एमसीक्यूज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिहाज से कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये भी फार्मूलाज ही हैं बेसिकली। 2 साइन इन्वर्स a, ये कैसे बना बेसिकली कि आप b की जगह a पुट कर दें तो साइन इन्वर्स a प्लस साइन इन्वर्स a, तो कितने साइन इन्वर्स हो गए, 2 साइन इन्वर्स a हो गए। यहाँ पे आप साइन इन्वर्स a एज इट इज़ लिखेंगे, b की जगह पे भी आप a लिख देंगे, b की जगह पे अगेन a लिख देंगे, दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो ये क्या बन जाएगा, 2a² रूट 1 - a²। इसी तरह 2 कोस इन्वर्स a है, ये इस फार्मूला के अंदर हमने डिडक्शन की हुई है कि b की जगह पे a पुट कर दिया, इधर भी b की जगह पे a पुट कर दिया, a इंटू a² हो गया, इधर b की जगह पे a पुट किया तो 1 - a² का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाते हैं, 2a² - 1 बच जाता है। 2 टेंजेंट इन्वर्स a जो है उसकी अगर बात करते हैं तो वो इस फार्मूले से हमने बनाया हुआ है। टेंजेंट इन्वर्स a आएगा, b की जगह पे अगेन a आ जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, b की जगह पे a पुट करेंगे तो 1 - a² हो जाएगा। मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग और टेक्निकल पॉइंट्स हैं किसके लिहाज से, MCQs के लिहाज से ही। जैसे साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा था वो माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है, सेम उसी तर्ज पर अगर इन्वर्स के एंगल या इन्वर्स की वैल्यू में हमारे पास माइनस आ जाए तो वो वैल्यू भी क्या होगी, पहले लिखी जाएगी, या माइनस का जो निशान है वो पहले लिखा जाएगा। टेंजेंट के केस में भी ऐसे है, लेकिन जब कोस इन्वर्स की बात करते हैं तो उसके लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है, पाई माइनस कोस इन्वर्स, एक्स है तो एक्स आ जाएगा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मजीद जो कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर टेंजेंट इन्वर्स के लिहाज से हम फार्मूला बनाना चाहें कि अगर 3 वैल्यूज़ हमारे पास ऐड अप हो रही हैं a, b एंड c, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में सेम इसी तरह पूछा भी जा सकता है। वैल्यूज़ अगर इंटरचेंज करते हैं तो आप इस फार्मूला के मुताबिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फार्मूला क्या याद रखने वाला, टेंजेंट इन्वर्स a प्लस b प्लस c माइनस ab,
ठीक हो गया। फिर नीचे क्या है 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। याद कैसे रखेंगे कि अगर टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी प्लस टेंजेंट इनवर्स प्लस सी होगा तो ऊपर क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, ये जो पहली दो वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट माइनस होगा। और नीचे क्या होगा 1 माइनस फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, फिर सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, और फिर थर्ड और फर्स्ट के प्रोडक्ट को आपस में माइनस कर दिया जाएगा। इन्हीं से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है यहाँ पे, उसको भी देख लें। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 1 माइनस ए ओवर 1 प्लस ए, इसको हम इस फार्मूला के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इस फार्मूला के मुताबिक जब लेके चलते हैं टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी, बी की जगह पे ये वैल्यू आ गई, ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बन जाता है ए प्लस ए स्क्वेयर, इधर 1 माइनस ए रहेगा, ए से कैंसिल तो ऊपर 1 प्लस ए स्क्वेयर आ गया। अब नीचे एलसीएम लेंगे, ये 1 प्लस ए उधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए प्लस ए स्क्वेयर, 1 प्लस ए डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर भी 1 प्लस ए स्क्वेयर बच जाएगा, नीचे भी 1 प्लस ए स्क्वेयर, दोनों वैल्यूज कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो किसके इक्वल होता है π/4 यानी 45 डिग्री के इक्वल। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर एक्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपसे कोई पूछ ले जी टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 किस एंगल पे होता है? टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होता है बेसिकली 30 डिग्री पे, ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है कि ये चीज़ किसके इक्वल है? इस चीज़ के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, इनवर्स में ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। टेंजेंट और सीकेंट का भी यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे पॉसिबल आंसर नज़र आता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस आंसर को सिलेक्ट करने की वजह यह है कि टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, यानी फ़र्ज़ कर लें ये x है, ठीक है जी। तो अगर इसको हम यहाँ से मूव करवाएंगे तो हमारे पास टेंजेंट x जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा, और अगर कोई टेंजेंट की वैल्यू निकाली जाए तो वो स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी, यानी जो इधर वैल्यू है उसका रेसिप्रोकेट कर दें तो कोटेंजेंट में कन्वर्जन हो जाती है। नेक्स्ट है जी सीकेंट ऑफ कोस इनवर्स 1 ओवर 2, कोस इनवर्स 1 ओवर 2 किसके इक्वल होता है? बेसिकली ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री के इक्वल। कोस इनवर्स 1 ओवर 2 किसके इक्वल है? 60 डिग्री। और सीकेंट जो है सीकेंट 60 वो कोस का ही उलट है, तो कोस 60 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, तो सीकेंट 60 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। इस तर्ज पर चैप्टर नंबर 13 में से छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। फार्मूलाज को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन रखना है, इससे रिलेटेड आपको जो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी जाएगी उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिकली क्या है? कोई भी एक ऐसी अलजेब्रिक या कोई भी एक इक्वेशन जिसमें कम से कम एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि एक इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, इस तरह बेशुमार इक्वेशंस बन सकती हैं, ठीक है जी। हमने क्या करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में? हमने उनके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने, क्योंकि इक्वेशन का मकसद ये होता है यू हैव टू फाइंड देयर सॉल्यूशन सेट्स। अब जब गिवन एंगल या गिवन फंक्शन के लिहाज से फर्स्ट टाइम एंगल की या x की वैल्यू निकलती है, उस एंगल की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस एंगल। चाहे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ इस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसके लिहाज से रेफरेंस एंगल निकाला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जोन सी मर्जी हो। इस बात को आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर डिफरेंट वैल्यूज एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट्स, मतलब कहने का कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एंगल निकालने की टेक्निक डिफरेंट होगी। फर्ज कर लें आपका गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, फर्ज कर लें साइन की बात करते हैं, साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो गिवन वैल्यू के लिहाज से आपको पता चल जाना चाहिए कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अगेंस्ट आप दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो जगहों पर पॉजिटिव और दो जगहों पर ही नेगेटिव होता है। हाँ, अगर आपकी वैल्यू +1 -1 0 की सेंस में आ रही होगी तो इसका मतलब एक ही वैल्यू निकलती है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए जी cos 0 जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, यानी cos ऑफ x अगर आ जाता है तो उस केस में एंगल या तो 0 या सिंपल आप कितना लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल है, रेफरेंस एंगल जो फाइंड आउट करेंगे वही आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के केस में आप क्या करते हैं, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं तो रिक्वायर्ड एंगल फाइंड आउट होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के केस में आप पाई प्लस रेफरेंस एंगल करते हैं तो रिक्वायर्ड एंगल फाइंड आउट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में आप क्या करते हैं, 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आएगा। ये बातें याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए गिवन यानी जो रेफरेंस एंगल है और रिक्वायर्ड एंगल है वो सेम होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देंगे। रेफरेंस एंगल कहाँ से आता है, पहले भी मेंशन कर दिया कि जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव सेंस में जो एंगल की वैल्यू निकलती है वो रेफरेंस एंगल है। अब उसी लिहाज से एक एमसीक्यूज है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। इधर से अगर एक्स की वैल्यू निकालें, रेफरेंस एंगल निकालें तो बेसिक वैल्यू क्या आएगी, पाई/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री पे ये वैल्यू देता है। पाई/6 वैल्यू आ गई। यानी फर्स्ट, अब साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से एक तो वैल्यू पाई/6 ही सिलेक्ट होगी, दूसरी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से पाई/6 को माइनस कर दें तो 6 पाई माइनस पाई जो है वो किसके इक्वल है, 5 पाई/6। तो हमने ऐसे आंसर्स देखने हैं जिसमें पाई/6 भी हो और 5 पाई/6 भी हो, यानी ये वाला सी ऑप्शन, ये आंसर इलेक्टेबल है। अब इसके बाद ये तो था हमारे पास सिंपल स्पेसिफिक सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ता है, रेफरेंस एंगल के लिहाज से वैल्यूज निकालते हैं, प्लस जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होता है उसको उस लिहाज से क्या कर देते हैं, प्लस या माइनस कर देते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन, कोस, सीकेंट और कोसिकेंट है, इनके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स क्या है, 2 पाई। टेंजेंट और कोटेंजेंट के क्या है, पाई है। लेकिन अगर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 2x की फॉर्म में होगा, साइन 3x की फॉर्म में होगा तो फिर पीरियड उसके लिहाज से निकालना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखते हैं कि जी साइन 2x का पीरियड क्या होगा, तो साइन 2x का पीरियड बेसिकली पाई होगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू है, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, कोस x इक्वल्स टू -√3/2। कोस के लिहाज से आप रेफरेंस एंगल निकालेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर भी अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो वैल्यूज हमारे पास निकलती हैं पाई/6। ठीक है जी, पाई/6 वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव कोस कहाँ कहाँ पे होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से अगर वैल्यू निकालें तो वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी, पाई में से पाई/6 को माइनस कर दे तो 5 पाई/6 आ जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से निकालें तो पाई में पाई/6 ऐड कर दे तो 7 पाई/6 आता है। अब यहाँ पे पाई/6 पाई/4 है, इसको छोड़ दें, पाई/6 + 2n पाई है, ये ना ये तीनों ऑप्शंस सिलेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि हमारे आंसर में 5 पाई/6 भी है और 7 पाई/6 भी है। तो ये ऑप्शन करीब तरीन है और एग्जैक्ट भी है। दूसरा, इधर आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में। थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है कि जब आप जनरल सॉल्यूशन पर जाते हैं तो जो गिवन एंगल निकाल लेते हैं उसमें फिर पीरियड के लिहाज से, पीरियड साइन का सिंपल या कोस का क्या है, 2 पाई है, उसके साथ जनरल लिख दिया 2n पाई, उसमें प्लस कर दिया। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, इन दोनों सॉल्यूशन सेट्स का क्या ले लें, यूनियन ले लें। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 6 होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स।